झांसी का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य चुनाव मैदान में है, लेकिन पूरे तौर पे मोर्चा संभाला है चंद्रपाल यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, जहां से पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा में रहे हैं और इफ्को के चेयरमैन हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ चंद्रपाल जी, झांसी की सीट को माना जाता है कि वो तय करती है कि बुंदेलखंड में क्या हवा है, क्या माहौल है, अगल बगल की सीटों को प्रभावित करती है। कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए चुनाव लड़ना? देखिए, झांसी का चुनाव बहुत ही, जैसे आपने कहा, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि झांसी से पूरे बुंदेलखंड में और आसपास के जिलों तक में, यहाँ तक कि चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो गया वो अलग बात है, लेकिन झांसी से संदेश जाता है और झांसी की तर्ज पे लोग जो है चुनाव में मदद भी करते हैं। तो यहाँ जो है मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से सीधी लड़ाई में, सीधी टक्कर में है। और हमें उम्मीद है कि लोगों का जो मन है, क्योंकि लोगों में मौजूदा लोगों के खिलाफ आक्रोश बहुत है, चाहे सरकार हो और चाहे यहाँ के सांसद हो, उनके खिलाफ आक्रोश बहुत है, लोगों में गुस्सा है। और उस गुस्से के कारण लोग जो है इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। और चूंकि ये सही है कि कांग्रेस का बहुत मजबूत संगठन नहीं था, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का संगठन गांव-गांव है, हर बूथ पे है, तो पूरा संगठन जो है इंडिया गठबंधन के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्णय के अनुसार लग गया है। और हमें उम्मीद है कि इस बार इंडिया गठबंधन ही यहाँ से चुनाव जीतेगा। चंद्रपाल जी, कितना बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए कि जिन नेताओं के खिलाफ आप बोलते रहे, जिनको मुद्दों के आधार पर घेरते रहे, जिनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहे, फिर उन्हीं के पक्ष में खड़े होकर के उन्हीं के हाथ उठा करके वोट मांगना पड़े अगर? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। हमें दौर है, याद है, सन 80 से लेकर 90 तक, 80 से 89 तक माननीय मुलायम सिंह यादव जो है हम थे, और उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग पार्टी में काम करते थे। उस समय सीधी लड़ाई कांग्रेस से हुआ करती थी और कांग्रेस के खिलाफ थे। उनके लिए उनको जो है जो उनकी उस समय की जिस समय परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी लोगों को, उनके लिए हम काम करते थे। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन एक दौर सन 90 के बाद ऐसा आया जब देश धर्मनिरपेक्ष ताकतें और सांप्रदायिक ताकतों के बीच में जो है आपस में बंटने लगा। उस दौर में माननीय मुलायम सिंह यादव ने धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर के और ये प्रयास किया कि हमारे प्रदेश का भाईचारा ना बिगड़े। लेकिन लोग इसी नाम पे जो है राजनीति करना चाहते थे, तो उन लोगों ने सांप्रदायिकता को ज़्यादा बल दिया। उस दौर से माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें थी वो एकत्रित हुई। फिर उसके बाद लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के से और समाजवादी पार्टी की आमने सामने। अच्छा, ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है कांग्रेस की ये बड़ी बात है, सीटें ज़्यादा मांग लेती है, लेकिन उसका वर्कर जो है ज़मीन पे उतरता नहीं, संगठन है नहीं, तो उसका नुकसान होता है। देखिए, बात ये सही है कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नाम की चीज ही नहीं है। अभी यहाँ भी मतलब कांग्रेस पार्टी का ना के बराबर संगठन है और बहुत ही गिनती के लोग हैं। लेकिन अब चूंकि हम तो अपने नेता के आदेश का पालन करते हैं, हमारे नेता ने ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी को झांसी की सीट दी जाएगी। हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और उन्हीं के आदेश के अनुसार हम लोग जो है लग कर के उसको जिता रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी सीटें ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उनका संगठन ना होने के कारण दूसरी की बैसाखी पर आधार चलते हैं, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन जनता में मैसेज नहीं जा पाता है। नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है, हम लोगों ने केवल मतलब जो गठबंधन धर्म है केवल उसका पालन नहीं किया। हम लोगों ने पूरी ताकत जो हम लोगों में है
उस ताकत के अनुसार हमने पूरी मदद करने का काम किया है। क्योंकि एक सही बात ये भी है कि प्रदीप जैन और हम दोनों मित्र रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। जब छात्र संघ के लिए चुनाव लड़ते थे तो जब हम लड़ते थे तो प्रदीप जैन हमारा साथ देते थे, और प्रदीप जैन जब लड़ते थे तो हम साथ देते थे। तो मतलब उस समय अच्छा, राजनीतिक पर्दे के पीछे की पुरानी जुगलबंदी है आप लोग की। ये पर्दे के पीछे की नहीं, ओपन है, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं। और हम आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं। हम 2009 में भी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे पार्लियामेंट का, क्योंकि 4 से 9 तक हम पार्लियामेंट के मेंबर थे। इसके बाद वो लड़े, हम उनके खिलाफ लड़े। लेकिन उसके बाद वो हमारे खिलाफ जो है 14 में भी लड़े, लेकिन उनको जो है वोट हमारी समझ में 60,000 वोट मिले थे। तो ये पर्दे के पीछे की नहीं है, ये आमने सामने। जब पहली बार हम चुनाव लड़े तो यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था, और बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया असेंबली का। तो हम पार्लियामेंट लड़ रहे थे, साथ में बाई इलेक्शन हो रहा था, ये कांग्रेस से जो है एमएलए का लड़ रहे थे, हम दोनों जीत गए थे। तो हम लोगों का ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोगों की पार्टी अपनी अपनी है और नीतियाँ अपनी अपनी है। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन हम लोगों का संबंध शुरू से अच्छा रहा है और वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई। चंद्रपाल जी, हमने आपको देखा, आप कन्नौज में चुनाव प्रचार के दौरान थे, कन्नौज में आप कैंपेन कर रहे थे, आप प्रदेश के कई जगहों पे गए होंगे। तो आपको लगता है जो मुद्दा झांसी का है कमोबेश वही मुद्दा और राज्यों में और विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों का है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देश की जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने जनता के बीच में जो वादे किए वो उन्होंने कोई जो है ऐसा उस वादे को पूरा नहीं किया जिससे कि वो धरातल तक पहुंच जाता, लोगों को एहसास होता कि जो हमसे वादा किया गया था उसको पूरा कर दिया गया। इससे लोगों में बार बार वही वादे करना, नई नई बातें करना, पीछे की भूल जाना, जो वादे किए वो भूल गए, अगला चुनाव आया अगले नए नए वादे करने लगे। तो जनता तो इतनी होशियार है, इस बात को समझती है। और जनता जो है हिंदू मुसलमान की बात सुनना नहीं चाहती। बहुत सुनते सुनते लोग तंग आ गए हैं कि हिंदू मुसलमान तो पहले भी रहते थे इस देश में। हमारे पड़ोस में मुसलमान जो रहते थे वो पहले भी रहते थे, वो आज भी रहते हैं। तो ना पहले उनसे कोई बुराई थी, ना आज भी उनसे कोई बुराई है। अपनी अपनी आस्था का सवाल है। हम हिंदू धर्म के हैं तो हम अपने हिंदू धर्म के मंदिरों में आस्था रखते हैं, वो जो है अपने धर्म के हैं तो वो अपने धर्म का पालन करते हैं। क्रिश्चियंस भी हैं, सब लोग अपने अपने धर्म में। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जनता ये बातें सुनना नहीं चाहती। जनता के सामने मुख्य मुद्दा है महंगाई का, जनता के सामने मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का, जनता के सामने मुद्दा है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, एमएसपी मिले, उसकी गारंटी मिले। जो आज तमाम भ्रष्टाचार कहने को की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में सरकारी मशीनरी में। कोई गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा कि वो अपना वाजिब काम भी लेकर के लोगों के बीच में अधिकारियों के पास जाए, उसको बड़ी सरलता से उसको मदद हो जाए, या पुलिस के पास। तो इस तरीके से जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। केवल बात हो रही है कि मुसलमान, हिंदू, भारत, पाकिस्तान, ये सुनते सुनते लोगों का दिमाग खराब हो गया। लोग खुद कहते हैं कि भाई अब ये नहीं सुनना चाहते, अगर हमें महंगाई के पे, इन सब मुद्दों पे अगर कोई बात करेगा हम उसको सुन सकते हैं। चंद्रपाल जी, आपको लगता है बुंदेलखंड में बड़े धार्मिक लहरें चलती हैं, बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर उसके लिए बहुत बड़ी एसेट है और इस चुनाव में उसका फायदा है। आपको कहीं दिख रहा है कि राम मंदिर की कहीं अंडर करंट है, कोई लहर है? देखिए, भगवान राम का मंदिर बना, अच्छा है। हम लोग भी भगवान राम के पूजा करने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन मंदिर एक आस्था का सिंबल है, लेकिन उसके साथ साथ लोग उसको राजनीति में प्रयोग करें, उसके आधार पर वोट मांगें, वो हम लोग नहीं करते, ना उसको हम उचित मानते हैं। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी भी इस बात पे आस्था के लिए तो तैयार है कि मंदिर में आस्था है, लेकिन उस नाम पे वोट करे, मुझे समझ में नहीं आता कि मंदिर के नाम पे कोई वोट करने वाला है। ठीक है। अच्छा, क्या आपको लगता है जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरह की बात मंगलसूत्र की कही जा रही है कि छीन लिया जाएगा, जो कहा जा रहा है कि ज़्यादा जिनके बच्चे हैं उनको हक दे दिया जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि असल जो मुद्दे हैं इनको डिरेल किया जा रहा है? यही तो लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी भी
लगभग 55 साल इस देश में सत्ता में रही है। कोई नई तो पार्टी है नहीं कि पहली बार चुनाव लड़ रही हो इसलिए इनके बारे में पता नहीं। 55 साल वो लोग सत्ता में रहे, ना किसी की संपत्ति बटी है, ना किसी का मंगलसूत्र छिना है अभी तक। और बाकी 8 साल के लगभग तीसरे मोर्चे की जो पार्टियां थीं वो भी सत्ता में रही हैं। उन लोगों ने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि कहीं किसी के जो है किसी का संपत्ति का बंटवारा कर दिया हो, किसी को ज़्यादा लाभ पहुंचा दिया हो। तो ये सब बातें हैं, ये सब केवल कहने की बातें हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो इस नफरत को समाप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा बने, हम सब लोग मिलजुल करके रहें। मिलजुल करके रहने में ही हम लोगों को ज़्यादा फायदा है कि हम प्यार से अपना सब काम करें। सर, सरकार का दावा है, बीजेपी का दावा खास तौर से कहना है कि विपक्ष जो है वो भटका रहा है, जनता में गुमराह कर रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब वो 400 पार जाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, इसका एक डर आप पैदा कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा कुछ करने जा नहीं रहे हैं। देखिए, ये एक आम धारणा लोगों में बन गई है। नहीं, वो तो आप लोगों ने बना दी ना। आज भी आप देख रहा था मैं मन से, आपका पूरा भाषण जो आरक्षण और संविधान बचाने पे ही था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम इस बात को चाहते हैं कि संविधान में जो व्यवस्था है वो कायम रहनी चाहिए। तो कौन बदल रहा है? 400 पार की जो बात हो रही है तो वो बदलने की तैयारी हो रही है, साजिश हो रही है। तो उस साजिश को रोकने के लिए हम तो ये कहते हैं कि भाई उस साजिश को हमें रोकना है किसी तरीके से भी। हम नहीं चाहते कि संविधान, आज जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आप समझ रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं, क्या लोकतंत्र में इस तरीके से चुनाव होना चाहिए? आज किस तरीके से केवल एक पक्ष के लोग, कोई चाहे चुनाव आयोग हो चाहे जो भी हो, एक तरफा निर्णय होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और हम तो आप लोगों के ऊपर भी जो प्रेशर पड़ता है, मीडिया के ऊपर भी जो प्रेशर पड़ता है, एक ही तरफ के लोगों को दिखाते रहते हैं, एक ही तरफ की बात करते रहते हैं। पहले लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। मीडिया में स्वतंत्रता है कि वो अपनी जो समझते हैं वो बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप भी इस बात से सहमत होंगे, कहीं ये बोला नहीं जाता, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बोल पाते। चलिए, ठीक है। अच्छा, चंद्रपाल जी ये कह रहे थे कि आपको लग रहा है कि बुंदेलखंड की जिन समस्याओं को लेकर के आप लड़ रहे हैं, हमारे लोगों से बात हो रही थी तो ये मान रहे हैं कि आपने पूरा धनुष कमान ले लिया है और अब चुनाव आप ही लड़ रहे हैं। नहीं, ये देखिए, किसी के साथ रहो तो ईमानदारी से रहना चाहिए। हम बिल्कुल इंडिया गठबंधन के और विशेष रूप से अपने नेता के निर्देश पे, हमारे नेता का जो निर्देश है, भाई चुनाव ये सही है कि हम लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत पार्टी है, समाजवादी पार्टी ही सीधे चुनाव के टक्कर में होती। लेकिन अब हमारे नेता ने जो मतलब निर्णय लिया, हम उस निर्णय को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। चलिए, लेकिन आज जो दूसरी तरफ लोग हैं उनसे तो बेहतर हैं लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई जो ऐसे लोग हैं जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है, ना मिलना है ना जुलना है, ना उनकी समस्याओं का समाधान करना है, ना यहाँ के लोगों की समस्याओं का जिसको एहसास है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। क्या सर आपको लग रहा है कि प्रत्याशी का मायने, उसका कैंडिडेचर भी कोई मायने रखता है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा, आप कह रहे हैं कि सब संविधान बचाने के लिए चुनाव करना है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं निहायत अच्छे हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है, ना उनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट है। ये तो आप बड़े चालाकी से उनको काट रहे हैं। हाँ, ना, देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई उनको एक अच्छा मौका मिला था। पार्लियामेंट के मेंबर थे, इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे, देश में सत्ता थी उनकी, चाहते तो इस क्षेत्र के विकास के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उनका इंटरेस्ट कभी राजनीति में रहा नहीं, और ना उन्होंने कभी यहाँ की समस्याओं से जुड़ने का भी प्रयास किया कि हम देखें भाई कहीं अगर कोई समस्या है पानी की तो हम पहुँच जाए। उनको कोई मतलब नहीं है, और ना राजनीति में उनका कोई कभी, हम तो कहते कभी शायद ही है कभी अखबार में भी स्टेटमेंट आया हो उनका।
वो तो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस उनका चलता है, बहुत अच्छा बिजनेस है और कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में उनका कोई, मैं समझता हूँ, कोई जो है रुचि नहीं है। तो जिसकी रुचि नहीं है उससे क्या लेना देना है। क्या तो उम्मीद रखें? हाँ, क्या उम्मीद रखें? नहीं, वो जनता के साथ जुड़ भी नहीं पाते, वो खुद महसूस करते होंगे वो जनता के साथ नहीं जुड़ सकते। हाँ, थोड़ा दूरी है आम जनता से और उनके बीच में दूरी है। बड़ी सफाई से आप उनके दिल की बात बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन आपके दिल में बसते हैं कि जनता से नहीं जुड़ पाएंगे, मुद्दों को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा है कि हमने बताया ना, हमने इसीलिए इसलिए नहीं कहा, हमने इसलिए कहा कि वो अच्छे आदमी है, हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके पिताजी से हमें बहुत मतलब अच्छे संबंध रहे हैं, हमने उनका बड़ा सम्मान किया है, वो अच्छे व्यक्ति रहे, कोई इसमें व्यक्तिगत बातें नहीं है। लेकिन आदमी की जिस चीज में रुचि हो वो काम करना चाहिए। हाँ, उनकी रुचि राजनीति में नहीं है, ना वो राजनीति में परिपक्व हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वो उनको परिपक्वता नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है। ना वो जनता के साथ, बुंदेलखंड की जनता के साथ जुड़ सकते हैं, ना उनकी समस्याओं का एहसास कर सकते हैं, इसलिए समाधान भी नहीं कर सकते। ठीक है। एक सवाल ये उठता है चंद्रपाल जी कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो सरकारी मशीनरी का बड़ा लगा कि दुरुपयोग हुआ, आपकी पार्टियों ने आरोप लगाया, कई जगह पे वोट नहीं डालने दिया, तो क्या लगता है आपको ये चौथे चरण में, पांचवें चरण में दर चरण जो है और बढ़ता जाएगा और ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तीसरे राउंड के चुनाव में जिस तरीके से संभल में हुआ, जिस तरीके से बदायूं में हुआ, कई जगह फिरोजाबाद में भी हुआ, मैनपुरी में भी हुआ, जिस तरीके से विपक्ष के लोगों के साथ प्रशासन ने और पुलिस ने व्यवहार किया वो उचित नहीं है। पूरी तरीके से खुल करके सत्ता पक्ष के लोगों की मदद की गई। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, वो चुनाव आयोग को भी हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, चाहे जो कोई हो, सत्ता में हो चाहे अपोजिशन में हो, उतने दिन जितने दिन आचार संहिता रहती है या वोटिंग का टाइम रहता है, नामांकन से लेकर के वोट पड़ने तक बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। मैं निष्पक्षता दिखनी चाहिए, वो दिखती नहीं है। दिखने में ये ऐसा महसूस होता है कि प्रशासन एक पक्षी काम कर रहा है, लोगों को प्रताड़ित, अल्पसंख्यक लोगों को वोट नहीं डालने दिया, संभल में दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा गया, बदायूं में लोगों के साथ ये प्रयास किया गया कि ये वोट ना डाल पाए। तो ये अच्छी बातें नहीं है। आपने देखा कि मैनपुरी में जिस तरीके से महाराणा प्रताप के स्टैचू पे लोगों ने चढ़ कर के और जो है वो किया, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को नाम ले दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग, उसमें भी एक साजिश थी कि जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सब किया था, लेकिन नाम लिया गया समाजवादी पार्टी के लोगों का, जिससे कि बदनाम हो और एक वर्ग जो है इकट्ठा होकर के और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे। लेकिन चूंकि लोकल का मामला होता, सब जानते हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो वो सब पता भी लग गया। लेकिन प्रशासन को जो कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन ने वो कार्रवाई नहीं की। ठीक है। एक बीच में एक आपने दृश्य देखा होगा कि एक मंदिर में गए थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, फिर बाद में उस मंदिर को धोया गया। तो जब इस तरह की घटनाएं होती तो क्या मन में आता है आपके? अब आपने पुराने सवाल का जवाब आपने ही दे दिया कि आपको कैसे लग रहा है कि संविधान बदलने वाले हैं। जब हमसे इतनी घृणा है कि जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे थे माननीय अखिलेश यादव जी, तब पता लगा, आपने देखा था कि पूरा बंगला धोया गया था गंगा जल से। और जब उन्होंने अपोजिशन के बंगले पे अपना सब ठीक ठाक करवा के अपने पैसे से करवाया, उन्होंने ठीक करवा लिया। भाई, जो आदमी जहाँ रहता है अच्छी तरीके से रहना चाहिए, साफ सुथरी जगह में रहना चाहिए। तो उन्होंने कुछ अपना काम भी करवाया था, तो उस पर बड़ा बवंडर मचाया गया और उनके जो है वो उस बंगले को निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि वो टोटरी निकाल लीजिए। वो तो ये उनकी मानसिकता दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कि वो हम लोगों को या हमारे बराबरी के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के, जब हमारे साथ ये है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनके मंदिर पे जाने पे मंदिर धोया गया, साफ किया गया, तो अगर यहाँ का एक अनुसूचित जाति का आदमी
अगर जाएगा या जो है पिछड़े वर्ग का और आदमी जाएगा तो क्या सब मंदिर साफ करेंगे, गंगा जल से उसे धोया जाएगा? तो उनकी मानसिकता बताती है, और इस मानसिकता के चलते हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि निश्चित रूप से ये जो है आने वाले समय में संविधान बदलने वाले हैं, जिससे लोगों को जो समाज में इज्जत और सम्मान मिल रहा है, उनके बच्चों को नौकरियों में या पढ़ाई लिखाई में जो थोड़ा प्राथमिकता मिल रही है उसको समाप्त करने की इनकी नीयत है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। सर, आप अपने मंचों से सवाल उठाते हैं, पीडीए की बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार बताए कि पीडीए नौकरियों में कहाँ है, कुलपतियों में कहाँ, विश्वविद्यालय में कहाँ है। तो आपको लगता है कि ये वॉयस होकर के सरकार काम किया और उसका परिणाम है आज जो पीडीए की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको हक नहीं मिल पा रहा है? ये बिल्कुल सही बात है कि आज से नहीं, लंबे समय से उनको हक नहीं मिल पाया, लेकिन ये सवाल किसी ने उठाया नहीं। अब जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए अगर आवाज़ उठाई है, तो निश्चित रूप से ये प्रयास रहेगा कि मिलजुल करके हम पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, जिससे कि उनको नौकरियों में स्थान मिले, समाज में स्थान मिले और सभी जगह उनको इज्जत और सम्मान। ठीक है, मैं देख रहा था अब दिन भर आप लोग कैंपेन करते हैं, क्या वजह है चंद्रपाल जी कि पहले 3 चरणों में वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं रहा जितना आप चाहते हैं, और जो वोटर्स नहीं निकल रहा उसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बहुत गर्मी का मौसम भी है, हकीकत जो है गर्मी का मौसम भी है, यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है। 45 डिग्री में जो आराम तलब लोग हैं, जो सत्ता का जिनको सुख मिला है, उन लोगों को निकलने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि लोग उदासीन भी हैं, बहुत से लोग। मैं तो सत्ता पक्ष के लोगों की बात कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष के लोग जो सक्रिय लोग हैं वो तक इतने उदासीन हैं कि वो वोट डालने नहीं जाते। कि क्या करें, जनता के बीच में क्या जवाब दें? लोगों ने हमसे बड़ी अपेक्षाएं की थी और उन अपेक्षाओं के पे खरे नहीं उतरे, तो हम लोगों से क्या जवाब दें कि हमारी जब कोई सुन नहीं रहा, हमारी कुछ चल नहीं रही, चलो भाड़ में जाए, हम अपना घर बैठेंगे, हमें किसी के पक्ष में वोट। इस तरीके की परिस्थितियाँ, इसलिए लोग कम वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों में उत्साह है, जिन लोगों में सक्रियता है, वो दिखाई दे रहा है, वोट उन्हीं का पड़ रहा है। और वो लोग, वो एक पक्ष ऐसा है कि जो धूप में भी रहता है, 45 डिग्री में रहता है, 50 डिग्री में भी रहेगा, वो वर्ग निश्चित रूप से पूरी तरीके से मतदान करेगा और उसका लाभ जो है इंडिया गठबंधन को। सर, एक सवाल ये उठता है कि आप संवैधानिक पदों पर हैं तो आप बेहतर समझते होंगे कि चुनाव आयोग जो वोट परसेंट का डाटा जारी करता है, खड़गे साहब उसे पत्र लिख रहे हैं, उसमें जो वेरिएशन होता है, क्या आपको लगता है कि सामान्य प्रक्रिया है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है और विश्वास में नहीं लिया जा रहा लोगों को? देखिए, इस संबंध में भाई हमें ज़्यादा वो नहीं है ना, हम इस संबंध में कुछ कह सकते। खड़गे साहब ने पत्र लिखा है तो उन्हीं को इस संबंध में जानकारी होगी। हमारे यहाँ तो जो उत्तर प्रदेश में जो परसेंटेज हुआ है वो ओरिजिनल है और वो सामने है सबके। और मैं समझता हूँ कि आते आते 7वें राउंड तक स्वीप कर जाएगा और लगभग मैं समझता हूँ 50 सीटें गठबंधन को मिलनी चाहिए, ये हमारा विश्वास। हाँ, उत्तर प्रदेश। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंद्रपाल जी, जिन्होंने बहुत चालाकी, बहुत तकनीकी ढंग से अपनी बात कही। इन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी को बताया कि बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन राजनीति के लिए फिट नहीं है। तो ये होता है राजनीति में अपनी बात कहने का एक यह भी अंदाज है। मैं उम्मीद है कि इस बार इंडिया गठबंधन ही यहाँ से चुनाव जीतेगा। कांग्रेस पार्टी सीटें ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उनका संगठन ना होने के कारण दूसरी की बैसाखी पर आधार चलते हैं। बहुत सुनते सुनते लोग तंग आ गए हैं कि हिंदू मुसलमान हिंदू। जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे थे माननीय अखिलेश यादव जी, तब पता लगा, आपने देखा था कि पूरा बंगला धोया गया था गंगा जल से। तो अगर यहाँ का एक अनुसूचित जाति का आदमी अगर जाएगा या जो है पिछड़े वर्ग का और आदमी जाएगा तो क्या सब मंदिर साफ करेंगे?